वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है? अगर आपके पास कोई एफआईआर है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। दुबई की लाइफ, चकाचौंध, ग्लैमर वाली लाइफ, बिल्कुल। बुर्ज खलीफा, उतना बड़ी बिल्डिंग, ये सब लाइफ वहाँ ग्लैमर्स दिखाते हैं। ये हमें दुबई का जो दो रूप है, इसको आप थोड़ा सा बताएंगे कि एक फ्रंट लुक ऐसे दिखाया जाता है विदेशों में और एक उसके पीछे का लाइफ ऐसा है क्या? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अनटोल्ड में। अगर आप देश विदेश घूमते हैं, अगर आपकी नई शादी हुई है, तो आप हनीमून प्लान कर रहे हैं, कहीं ट्रिप जा रहे हैं विदेश में, इंडिया के अच्छे अच्छे जगहों में, तो ये वीडियो आपके लिए दी बेस्ट है। अगले 10 से 15 मिनट में आपके टूर्स एंड ट्रेवल और ये जो भी आपका प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं को अगले 10 मिनट में हम क्लियर कर देंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो सत श्री अकाल जी। और बताएं कैसे हैं? बस दुआ, आप क्या बताइए। बस ठीक है। हम तो टूर एंड ट्रेवल्स में आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते हो? देखिए, अगर आप टूर्स एंड ट्रेवल्स में दो कैटेगरी आती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। आप अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं, सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप किसी भी कंट्री में जाए तो आपको वीज़ा चाहिए, उसके लिए आपको असिस्टेंस चाहिए कि वहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, क्या क्या पैकेज है, अपन उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको दी बेस्ट, अब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, उससे बेस्ट टू बेस्ट प्राइस करा के दे सकते हैं। जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे नोन्स हैं, हमारा जो काम करते हैं, उनसे हम प्राइस आपको लेके दे सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आफ्टर मार्केट जो आपको असिस्टेंस चाहिए, आपको वहाँ पहुँचने के बाद कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, 24/7 राउंड द क्लॉक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, आपको हम सपोर्ट देंगे, आपको हेल्प करके देंगे। बाकी रही बात डोमेस्टिक की, ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह घूमने के लिए, केरला, श्रीनगर, मनाली वगैरह, आपको कहीं भी जाना है, आप हमारे से कांटेक्ट करके हमसे पैकेज ले सकते हैं। हम आपको पूरी की पूरी मदद करेंगे, A to Z, आपके घूमने में, रहने में, खाने पीने में, सबके। कुछ एक जगह हैं जो कैटेगरी वाइज काउंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्टली जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो हनीमून के लिए प्लान करते हैं। श्रीनगर हो गया, उसके अलावा मनाली हो गया, जो बर्फीली एरिया है वहाँ पे मोस्टली प्लान करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, जैसे अयोध्या वगैरह हो गए, या फिर गोल्डन टेम्पल वगैरह, वहाँ पे भी लोग बाग जाते हैं। माता वैष्णो देवी हो गए, वहाँ पे लोग बाग जाते हैं, हमसे पैकेज लेके जाते हैं कि सर हम वहाँ पे जाएंगे, हमसे टिकट करवानी है, हमसे उनको पूछना है, होटल बुक करवाना है, स्टे बुक करना है, हम उसके लिए भी हेल्प करते हैं लोगों को। वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, और कोई हम जैसे विदेश में कैसे हमें, अगर आप थोड़ा बेसिक में समझाएं, जैसे अगर कोई गांव का भी बंदा हो, अगर वो कहीं प्लानिंग कर रहा है जॉब के लिए या अपने स्टूडेंट के लिए, तो उसको कैसे समझा सकते हो? थोड़ा इजीली बताना, थोड़ा इजी लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, आपका जो पासपोर्ट है आपकी इंटरनेशनल आईडी है, जिसके बेस पे आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, घूम सकते हो वहाँ। उसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपका फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं है। आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है पासपोर्ट इंडिया से बाहर जाने के लिए। एक इंटरनेशनल आपका डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल आईडी है, जिसके बेस पे आप बाहर जा सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो, फिर सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप जो वीज़ा के लिए बोल रहे हो, वीज़ा एक परमिट होता है जो आपको एक टाइम के लिए एक आपको परमिशन देता है कि आप उस कंट्री में आइए, वहाँ पे रहिए, उनके वातावरण, उनका जो एनवायरनमेंट है उसको आप फील करिए, उनकी नेचर को आप फील करिए, घूम फिर के जाएँ, अपना टाइम एंजॉय करके, अपनी लाइफ एंजॉय करके वापस अपने घर जा सकते हैं। ओवरऑल आपकी खुद की कंट्री, आपका खुद का घर है, तब वहाँ पे आप घूम फिर के वापस जा सकते हैं। अब वीज़ा में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, विजिट वीज़ा, ट्रिप वीज़ा, और उसके अलावा PR होती हैं। उसके अलावा आपको परमिट वीज़ा मिलती हैं, जो एक वर्क वीज़ा होती है, एक अलग अलग टाइम के लिए मिलती है। वो अलग अलग कैटेगरीज में वीज़ा आपको परमिशन देते हैं उनकी कंट्री में जाके रहने के लिए, काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। वो होती है आपकी वीज़ा। थर्ड थिंग, आप जो बोल रहे हैं UK US जाना बहुत पहले प्रॉब्लम होता था, आजकल प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के अपने हमारे जो मिनिस्ट्री है, बहुत सपोर्ट करती हैं चीज़ों के लिए। उनके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके अलग अलग इमिग्रेशन से आपको हेल्प करती हैं वीज़ा लेने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपका बैंक क्लियर है, आपका सब कुछ क्लियर है, आपका बैकग्राउंड क्लियर है, वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए हम पूरी से पूरी मदद करेंगे। गाइज, अब डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल आपको दे देंगे, आप वहाँ क्लिक करके जा सकते हैं और पाजी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या इनकी टीम से जो भी रीच करेगा आप वहाँ से सारी डिटेल ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो चीज़ें क्लिक करना मत भूलना, वो हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है पाजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन से लोग हैं जो वीज़ा के लिए या पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? मतलब अगर मेरे पे कोई FIR हो गया तो क्या मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, अगर आपके पास कोई FIR है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इनकेस अगर आपका वीज़ा क्लियर हो रहा है तो आपकी अथॉरिटी, जो इंडिया अथॉरिटी है, उनके पास पूरा राइट्स है, वो आपको एयरपोर्ट पे भी रोक सकते हैं। आप उनको क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आप आपके ऊपर कोई ना कोई अरेस्ट वारंट निकला हुआ है या कोई FIR की हुई है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप इन सब चीज़ों में हैं तो आप ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई ना करें।
पाजी जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे यूएस के दौरा पे। जी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको चेयर हटा के कितना रिस्पेक्ट दिया राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में। तो बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे अलग अलग फ्लाइटों में लोगों को बांध के और ऐसे मतलब गलत तरीके से हमारे प्रधानमंत्री एक जगह जहाँ हमें उसकी छवि अलग दिखाई जाती है, लेकिन कुछ जैसे हैं प्रवासी वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। इस पे आप क्या बोलें? हर चीज़ के दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस। यहाँ ये आपका डार्क साइड है। एक टाइम पहले, बहुत टाइम पहले लोग बाग यहाँ से चले गए डोंकी लगा के 2 नंबर के तरीके से, कुछ पैसे दे के, वहाँ पे कोई परमिट नहीं है कुछ नहीं, अभी तक रह रहे थे। उनकी गवर्नमेंट का उनके पास पूरा हक है कि अगर आप वहाँ पे इलीगल रह रहे हो तो आपको वहाँ से भेजें। क्यों? अगर हमारे घर पे कोई इलीगली आ रहा है, हमसे हमारी परमिशन के बिना वहाँ पे रह रहा है, तो हमारे पास पूरा हक उसको निकालने का। सेम वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, तो वो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। बट आप वापस जाइए, आप जा सकते हैं, अपना परमिट लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए, बिंदास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई कंट्री मना नहीं करती कहीं जाने के लिए। आज वर्ल्ड सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए ओपन है, सबके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन रहेंगे, क्लियर रहेंगे, आप आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसा आपको भी डाउट क्लियर हुआ होगा, देखो इसमें भावनाओं में बहने की बात नहीं है। अगर आपके सारे पेपर वर्क क्लियर हैं, आपके डॉक्यूमेंट है, आपने परमिशन ले रखी है, तो आप आराम से बिंदास इत्सान शौकत जा सकते हैं। जैसे टेक्निकली कुछ उसमें कंडीशन है, अगर वो आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो क्या इंडिया भी ऐसा इंडिया में कभी ऐसा हुआ है कि हमने किसी अलग कंट्री को यहाँ से निकाला? अब ये अगर रिसेंटली आपने देखा होगा, कंट्रोवर्सी में बहुत सारी न्यूज़ में आया हुआ है कि रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशियों को हमने यहाँ से डिपोर्ट किया है, वो किया है। तो सेम चीज़ है, वो लोग यहाँ से अपनी कंट्री से यहाँ पे इलीगल तरीके से आ गए, बॉर्डर कनेक्टेड है, वहाँ से वो लोग बॉर्डर से बिना परमिशंस के आ गए, बिना डॉक्यूमेंट्स के आ गए, तो इंडिया ने भी उनको अपनी कंट्री वापस भेजा है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। आज अगर आप इस देश में रहना चाहते हो, इस देश के आपको नागरिक बनना है, आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए, आप आराम से रहिए, कोई आपको मना नहीं करने वाला। जैसा कि पाजी मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया, इंश्योरेंस में भी आपकी अच्छी पकड़ है आई थिंक, तो हम उस पर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और पाजी उसके पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे दिमाग में है, बहुत दिनों से है। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं दुबई की लाइफ, जी चकाचौंध ग्लैमर वाली लाइफ, बिल्कुल। बुर्ज खलीफा, उतना बड़ी बिल्डिंग, ये सब लाइफ वहाँ ग्लैमर्स दिखाते हैं, ये हम हैं। लेकिन दुबई का एक डार्क साइड भी हम देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा जाता है। दुबई का जो दो रूप है, इसको आप थोड़ा सा बताएंगे कि एक फ्रंट लुक ऐसे दिखाया जाता है विदेशों में, और एक उसके पीछे का लाइफ ऐसा है क्या? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा। दुबई में ऐसा कुछ नहीं है कि डार्क साइड या फिर नॉर्मल लाइफ है, कुछ लाइफ सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका अपना लाइफ स्टाइल है। जो एक लेबर क्लास का होगा उसका अपना लेबर क्लास का लाइफ होगा, लाइफ स्टाइल होगा। जो एक नॉर्मल मीडियम क्लास का होगा उसका अपना लाइफ स्टाइल होगा, हाई क्लास का अपना लाइफ स्टाइल होगा। बट आई विल लाइक टू थैंक्स टू दुबई गवर्नमेंट, उन्होंने इस टाइम पे जो है एक पर्टिकुलर बॉडी बना के रखी है, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पेशली लेबर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप वहाँ पे कंप्लेन कीजिए, आपके कंप्लेन सेम टाइम पे विद इन आई कैन से कपल ऑफ डेज आपको रिजॉल्व करके देते हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा है। आज उसी चक्कर, उस रीज़न के कारण ही वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वहाँ की उनकी जो कंट्री है, उनका सिटी है, डेवलप हो रहा है और इतनी ग्रो कर रहा है। वो ग्लैमर का रीज़न कहीं ना कहीं उनकी पारदर्शिता है कि वो लोग सबको इक्वल देखते हैं, सबको इक्वल रखते हैं। ठीक है, नहीं हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम तो जैसा देखे थे हम वैसा ही बता रहे हैं। ठीक है गाइज, वो तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे माइंड करते हैं वो आपके ऊपर है। ऐसा बताया जाता है कि दुबई में पूरा वर्ल्ड बिजनेस के लिए फोकस कर रहा है जी। और आखिर अगर दुबई में बिजनेसमैन जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? दुबई जो है टैक्स फ्री कंट्री है, आपका इनकम टैक्स कुछ नहीं लगता उसके ऊपर। जो भी आप अर्न करते हैं वो आपका है। अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स निकाले हैं, VAT टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, बट उसके अलावा एक आम आदमी पे, छोटे बिजनेस वाले पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा मेन चीज़ है, दुबई ने अपने आप को जब डेवलप करा, उसने उस स्टाइल से डेवलप करा, उसने अपने आप को एक सेंट्रल हब बना दिया। आज फॉर एग्जांपल अगर आज आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल करना है, दुबई से आप इजी ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको डिपेंड करना है किसी के हिसाब से, आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं। डेली डिपेंडेंसी के हिसाब से, डेली ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से आपको कोई ना कोई ट्रैवल ऑप्शन मिल जाएगा। आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो बाय फ्लाइट, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अब बिज़नेस की बात करते हैं, कार्गो शिप्स वहाँ पे बहुत इजी आ जाते हैं। वहाँ पे एक एरिया दिया हुआ है, फ्री जोन वगैरह एरिया, जहाँ पे अपना बहुत सारे लोग आते हैं, अपना डॉक में सामान रखते हैं एक टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर आगे उनको दूसरी कंट्री से ऑर्डर मिलता है, वो वहीं से वहीं आगे शिप कर देते हैं।
तो एक प्रकार से आपका एक सेंट्रल हब है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, सामान यहाँ से वहाँ भेज सकते हो, वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। तो मेरे हिसाब से एक वो रीज़न हो सकता है बहुत बड़ा। और उसके अलावा जो उनकी कंट्री का जो लिबरेशन है कि उनको अपने आप उन्होंने आगे से क्लियर रखा है, बिल्कुल ही सपोर्टिंग रखा है, तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है। आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने ब्लॉकेज को कम किया है। एग्जैक्टली उन्होंने ब्लॉकेज कम किया है, लोगों को जो प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम को देखा, उसको सॉल्यूशन दिया है, इसलिए लोग बाग वहाँ डाइवर्ट रहे हैं। आई थिंक सो अगर मेरी खुद की अगर आप पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं मेरी राय, तो इंडिया भी उस रास्ते में बहुत आगे चल चुका है और आगे चल रहा है, अग्रसर है उस रास्ते में, कि ताकि इंडिया में भी लोग बाग आएँ, अलग अलग कंट्री से आजकल बिजनेसमैन आते हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वही एक रीज़न है, ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे आगे लोगों को बिजनेस मिलता है, लोग अपना काम करते हैं, अपना सेटअप करते हैं। यानी अगर भारत सरकार को भी ग्रोथ होना है दुबई की तरह और अपने बिजनेसमैन को आकर्षित करना है, तो हमें भी ब्लॉकेज कम करने पड़ेंगे हर स्तर पे, है ना पाजी? नहीं, ब्लॉकेज ऑलमोस्ट आज अगर आप देखते हैं इंडिया में बहुत सारे ब्लॉकेज ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो लाइक एक बड़ी कंट्री है इंडिया, तो उसको धीरे धीरे डेवलप होने में टाइम लगेगा, और एक बहुत हद तक डेवलप हो चुका है इंडिया। जैसे कि अभी भारत में महाकुंभ चल रहा था जी, पिछले कुछ दिनों में, अब तो अंतिम चरण में है। तो हमने देखा कि लंदन की फ़्लाइट है 24,000 की जी, और मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मैंने बेंगलोर से लखनऊ बनारस की फ़्लाइट देखा तो 48,000 था, जी, दिल्ली से 48। तो ऐसा कंपनियां, ये जो एयरलाइन की कंपनियां ऐसा क्या करती हैं रातों रात की ये फ़्लाइट 8,000 ऐसे जनरली 7-8,000 रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण रहता है कि इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है? देखिए, जो एयरलाइंस हैं या एयरलाइंस कह लो, या आप वर्ल्ड का जो बिजनेस है, वो डिमांड पे और सप्लाई पे काम करता है। आज अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। वो बिज़नेस का नेचर है। तो उसी चक्कर में सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है, सप्लाई जो सर्विसेज हैं वो उतनी की उतनी है। जहाँ पहले 10 जने जाते थे, आज अगर 1000 जने जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। आप पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ये शायद गलत है। आप एक आम आदमी से, मिडिल क्लास से, अगर आप 48-48 हज़ार रुपये का अगर आप फेयर ले रहे हो, टिकट फेयर ले रहे हो, तो वो कहीं ना मेरे कहीं पास स्क्रीनशॉट्स है, मेरी तरफ से वो गलत है। अगर आप मेरी पर्सनल राय है, बाकी जो एयरलाइंस की अपनी राय है, उनके अपने तौर तरीके हैं, उनका अपना स्टाइल है काम करने का। रिसेंटली 14 फरवरी था वैलेंटाइन डे। जिस दिन वैलेंटाइन डे था उस दिन दिल्ली की भी यही हाल था 14। तो वो तो चलो, वो तो आप समझ सकते हो क्यों दिल्ली और बेंगलोर के, क्योंकि गर्लफ्रेंड कोई दिल्ली में बैठी है वो बेंगलोर पहुंचना चाहती है, अगर कोई बेंगलोर है वो दिल्ली। तो देखो, मैं इसके लिए भी वही बात बोलूँगा, जैसे लाइक अगर आपने वैलेंटाइन का जिक्र किया है, आज अगर आप एक नॉर्मल रोज़ लेने जाते हो, तो शायद आपको वो दिन में नॉर्मली दिनचर्या में 10 रुपये 15 रुपये का मिलता होगा, बट एक वैलेंटाइन के डे के दिन वो 150-200 का बिकता है। ऑब्वियसली तो वो सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई वाली बात आती है। उनको पता है कि उनको कमाने का दिन मिला है, तो वो क्यों नहीं कमाएंगे। ठीक है। जैसे कि पाजी, अगर आप कुछ अप्रॉक्स अमाउंट कुछ बता सको, जैसे अगर कोई है, मतलब वो कितना अमाउंट रखे तो हाँ वो पासपोर्ट बना सकता है। देखो, अमाउंट हर अपने अपने स्टेट्स का अलग अलग है, तो अमाउंट फिर तो भी आपके गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट फीसेज हैं वही लगती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट फीस आपको नॉर्मली लगती हैं, कुछ एक चार्जेस होंगे जो आपको लगेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। नॉर्मल है प्रोसेस, आपको प्रोसेस फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। मेरे जैसा आम बंदा जो कि बहुत नॉलेज नहीं है, तो उसको कौन सा इंश्योरेंस आप सजेस्ट करेंगे और कौन सा वाला रिस्क होता है, या उसको किस एज में लेना चाहिए? अगर थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर सके थोड़े शब्दों में, तो आई थिंक हमारे व्यूवर्स के लिए अच्छा है। इंश्योरेंस 99% लोगों को आज भी लगता है कि हमको सिर्फ गाड़ी इंश्योर करनी है, गाड़ी का इंश्योरेंस करना है, बट ऐसा नहीं है। एक आपको पर्सनल, आपका खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। वो इसीलिए आज अगर सपोज करो आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपकी फैमिली का जो लाइफ स्टाइल है, आपके होते तक तो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल चल रहा है उनका, लेकिन आपके जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते। तो एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल को सिक्योर करता है कि आपके जाने के बाद भी वो सेम लाइफस्टाइल जी सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैसा किसी चीज़ को भर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके जाने के बाद वो किसी के मोहताज हो जाएं या दाने दाने के मोहताज हो जाएं। अगर उनको एक लाइफस्टाइल दिया रहेगा तो शायद आपको वो अपनी लाइफ ईजिली खुशी खुशी काट सकते हैं, और शायद वो देख के, अगर जैसे कहते हैं कि ऊपर से हर कोई दिखता है जाने के बाद, तो शायद आपको देख के वो खुशी मिलेगी। ठीक है, आपने एक टाइम पे जो स्टेप लिया था, आज उनको उसका भरपाई मिल रहा है, उनको उनका सुख मिल रहा है। उसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, फादर का, सबका करा के रखिए। आजकल जिस हिसाब से रिसेंटली हमने कोविड देखा है, कोविड के बाद हम सब ने समझा कि लाइफ का कुछ नहीं पता, कब तक है कब तक नहीं। अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा, आपको सडन शॉक्स नहीं मिलेंगे कि भाई आपकी
तबीयत ख़राब हो गई या आपकी फैमिली का कुछ इशू हो गया, उनको कि डिजीज़ हो गई, आपके पास पैसे नहीं है, पता लगा आपने अपनी सेविंग रखी थी फ्यूचर के लिए, आपको पूरी सेविंग लगे, फ्यूचर पूरा डार्क में चला गया। एटलीस्ट अगर आपके पास वो इंश्योरेंस होगा तो आप वो एक टाइम के बाद इंश्योरेंस क्लेम करके अपना पैसा निकाल सकते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, अपनी सेविंग को सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आपका हाउस इंश्योरेंस होता है, वेयर हाउस इंश्योरेंस होता है, गुड्स इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। बहुत बड़ी चीज़ है, लोग बाग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, सपोज़ कीजिए इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ बीमार हो जाते हैं, वहाँ उनके साथ कोई ऊँच नीच हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इंश्योरेंस के थ्रू अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, अपने पैसों को सिक्योर रख सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए उनको यहाँ पे कुछ होता है तो वो शायद 100 रुपये में जो हो सकता है, वहाँ जाके वो 10,000 का खर्च हो सकता है, लाखों का हो सकता है, करोड़ों में जा सकता है। अगर इंश्योरेंस होगा, आपको एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी होगी, आपके साथ आपके इंश्योरेंस कंपनी की कमिटमेंट होगी कि वो आपको सेफ रखेंगी, आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको हमेशा आपके साथ खड़ी रहेंगी। तो इनका कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो भी समझे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, उसको आपको बहुत ज़रूरी है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, इंश्योरेंस आपके लिए बहुत बड़ी नीड है। और ऐसा नहीं है कि आपको इंश्योरेंस के लिए कोई लाखों रुपए देने, एक अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालिए, अपने आप को सेव कीजिए, सिक्योर कीजिए। क्यों रिस्क लेना अपनी लाइफ के लिए, क्यों रिस्क अपनी फैमिली के लिए? सच में बहुत बड़ी बात है। देखो, है आज है कल नहीं है, तो हमारी फैमिली सुरक्षित रहनी चाहिए। ओवरऑल हम सारी मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली बिल्कुल के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा है, प्लीज़ अपना लाइफ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस बजट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, है ना, बट करिएगा जरूर, ठीक है। आई होप आपका बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं पाजी आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, जी। अगर आपको हमारे व्यूअर्स को बताना हो तो आपके 3 बेस्ट एडवाइस जो कि आप इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो आपके बेस्ट एडवाइस क्या रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अपनी अभी लास्ट हमारी बात हुई थी इंश्योरेंस की, मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, आगे से बोलना चाहूँगा, अपनी फैमिली का, अपना पर्सनल, अपने व्हीकल्स का, अपने हाउस का हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा के रखिए। इंश्योरेंस एक बहुत छोटी सी फीस लेता है, लेकिन आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी देता है, आपको बहुत रिस्क से दूर रखता है, बचा के रखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके अलावा आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिंदास घूमिए, लाइफ का पता नहीं है, आज हो कल हो, कुछ पता नहीं है कल हो ना हो। आप घूमिए, ट्रैवल कीजिए, अलग अलग ब्यूटी को देखिए, एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। हमको ये जो आपका मानव जन्म है, बिंदास घूमिए फिरिए, भले वो धार्मिक हो, फिर इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, बिंदास घूमिए, आपका घूमने का टाइम है। जब आपको टाइम मिलता है, बिंदास अपना बैग पैक करो, लेट इट गो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसके लिए बहुत सारे अपने मोड्स यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। अगर आपको फ़्लाइट्स में जाना है, लोकल घूम रहे हो, ट्रेन में घूम रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती उसके लिए आपको। ठीक है, आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर कुछ हैं बचे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स पाजी तक पहुंचाएंगे, और हो सके तो हम पर्सनली आपको पिन करके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो शेयर करना मत भूलिएगा। पाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को कुछ डाउट्स क्लियर किए। आपके कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम पाजी तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। डोंट फॉरगेट टू रीच अस, सिंह टूर्स एंड ट्रेवल्स। पक्का जाके मिलिएगा पाजी, हम डिटेल देंगे आपको, ठीक है। बाय बाय।